जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर में आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है जी आज का, और आज हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा डेट वाला था उसके होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा इस्लामिक फाइनेंसिंग, यानी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन से हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से डेट वाले में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बेसिकली बैंक के पास हम जब कोई अमाउंट फिक्स करवा देते हैं कुछ अरसे के लिए, किसी अकाउंट में अकाउंट ओपन नहीं करते बल्कि उसके पास अमाउंट फिक्स करवा देते हैं, वो बदले में हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है जो इस बात का सबूत होता है कि हमने बैंक को इतनी अमाउंट इतने अरसे के लिए फिक्स करवा दी है। उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट की निस्बत रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो मार्कअप या प्रॉफिट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। और की क्वेश्चन क्रेडिटर के ऊपर आप सिंपल हाई इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स में एक पॉइंट था, आप सिंपल उसके लिए इतना याद रखें कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होगा तो जिस बंदे ने रिसीव करने ना फ्यूचर में पैसे, वो लूजिंग साइड पे है, उससे लेस रिसीव होगा, और जिसने पे करने हैं वो लेस पे करेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है हर दिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती है। तो जो फ्यूचर में रिसीवेबल है जिसका, वो रिसीवेबल घटता जाएगा, उसको हर रोज़ नुकसान है। जिसने फ्यूचर में पे करना है उसका फ्यूचर का पेएबल घटता जाएगा हर रोज़, उसके लिए फ़ायदा है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहले एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेट? डेट की टाइप पढ़ी आपने। शॉर्ट टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, रिडीमेबल भी है। रिडीमेबल की एग्जांपल क्या थी? रिडीमेबल बॉन्ड। शाबाश। रिडीमेबल और कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या फर्क है? रिडीमेबल सिर्फ रुपीज में रिडीम होगा, लेकिन कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड प्रेफर नहीं, यहाँ पे जो हम कन्वर्टेबल की बात करते हैं ये हमेशा कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं। व्हाट इज फिक्स चार्ज? अच्छा सॉरी, रिडीमेबल। ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल हमने कोई डेट की टाइप नहीं पढ़ी, कोई डेट ट्रांसफरेबल नहीं होता, इसलिए ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी डी, विच इज नॉट टाइप ऑफ डेट ट्रांसफरेबल। 14, व्हाट इज ए फिक्स चार्ज रिलेटेड टू? फिक्स चार्ज इंटायर क्लास से रिलेटेड, इंटायर क्लास ऑफ एसेट से रिलेटेड होता है, वो कौन सा होता है? फ्लोटिंग चार्ज। स्पेसिफिक एसेट, हाँ स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड फिक्स चार्ज है। ओनली मॉनिटरी एसेट्स या ओनली नॉन मॉनिटरी एसेट्स? नहीं, बल्कि फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में जो फर्क है वो डिफरेंस किस चीज का है? इंटायर क्लास है या स्पेसिफिक एसेट। 15, व्हाट इज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन फॉर लोन नोट्स? लोन नोट्स अप टू 5 ईयर, और जो लेस देन 5 ईयर है कमर्शियल पेपर। शाबाश। क्वेश्चन 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड? पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। जीरो कूपन बॉन्ड में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ऑफर्ड एट जीरो इंटरेस्ट रेट, या इसीलिए तो इसे जीरो कूपन कहते हैं। हाई पीरियोडिक रिटर्न? नहीं, हाई पीरियोडिक रिटर्न तो जीरो है इसका। वेरी अट्रैक्टिव टू ऑल इन्वेस्टर्स? नहीं, ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। जिन्हें पीरियोडिकली रिटर्न चाहिए उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द पीरियड ही गेन देगा टोटल। 17, गियरिंग रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी। 7, और यहाँ पे डेट से मुराद कौन सा डेट है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या सारे? लॉन्ग टर्म। 18, convertible bonds gives the holder right to redeemable at higher interest rates, receive dividend periodically? No. Convert the bond into ordinary shares on maturity. C option correct है। Separate bond from stock at any time, ये गलत है, लेकिन ये किस वाले केस में होती है? ये वारंट्स वाले केस में, जो स्टॉक पोर्शन है उसे इंटरेस्ट पोर्शन से हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। 19, व्हाट डज ट्रेड क्रेडिट मींस? ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? गिविंग क्रेडिट टू ट्रेडर्स? नहीं, वो तो रिसीवेबल। डिलेइंग पेमेंट टू कस्टमर्स?
या डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर कस्टमर से तो रिसीव करने हैं। ऑब्टेनिंग क्रेडिट फ्रॉम कंपनी, डिलेइंग पेमेंट्स टू, ये ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। ट्रेड क्रेडिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट डेट्स। फिक्स्ड रेट डेट कौन सा है? स्टार्ट में एग्री हो जाता है और वो थ्रू आउट द लोन पीरियड फिक्स रहता है। फ्लोटिंग रेट कौन सा है? जो कि मार्केट कंडीशंस के साथ चेंज होता रहता है ओवर लाइफ ऑफ लोन। डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कौन सा सिक्योर्ड है? बॉन्ड सिक्योर्ड है और डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है। इसकी कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं होता, कोलैटरल सिक्योरिटी का ही दूसरा नाम है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीरियोडिक रिटर्न पे नहीं करना पड़ता, रिडेम्पशन प्राइस क्लियर है, बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं कि पैसे कैसे कब अरेंज करने हैं। करेक्ट। हाउ इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेटेड? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसमें पीरियोडिक या एन्युटी भी शामिल है और जो टर्मिनल लास्ट वैल्यू होती है रिडेम्पशन वैल्यू वो भी शामिल है। डिफाइन हाइब्रिड इन फाइनेंशियल टर्म, हाइब्रिड क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें डेट और इक्विटी दोनों कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड और वारंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, और ओवरड्राफ्ट है डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए यूज होता है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज होता है। Next 26. Company ABC has decided to finance its new project. Discuss the factors that the company should consider while choosing between short-term and long-term debt. जी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट के लिए चूज करने से पहले कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ लोन, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म कितने पीरियड के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म कितने पीरियड के लिए चाहिए, और सिक्योरिटी क्या अवेलेबल है, ठीक है, और रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट भी रेलिवेंट है डिसीजन करते हुए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट है, कोविनेंट है, सिक्योरिटी क्या अवेलेबल है, ड्यूरेशन, ये चीजें रेलिवेंट है। अवेलेबिलिटी, कुछ टाइप्स ऑफ लोन कुछ कंपनीज के लिए अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं। जैसे डिबेंचर्स जो हैं ये कंपनीज के लिए अवेलेबल होते हैं, लिस्टेड कंपनीज के लिए, ज्यादातर पब्लिक, जनरल पब्लिक से अगर आप इशू करना चाहते हैं। 27. A company is contemplating whether to finance a project through equity or take on more debt. It already has a high debt ratio. Discuss implications and recommend the best course of action. ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी हाई डेट उठाया हुआ है, उसके लिए आप कौन सा सोर्स रिकमेंड करते हैं? इक्विटी, क्योंकि डेट से चूंकि ऑलरेडी हाई डेट है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, उनकी कॉस्ट ज्यादा। जी हाँ जी, हाई डेट, बिल्कुल ऑलरेडी हाई डेट रिस्क है ना, तो इसलिए मजीद डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं समझ नहीं है मुझे। बिल्कुल फाइनेंशियल रिस्क है, जितना ज्यादा डेट कंपनी का इंक्रीज होता जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। हाँ, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? देखिए, वो इन्वेस्टर ढूंढना एक अलग बात है, लेकिन ऐसी कंपनी के लिए सूटेबल क्या है कि इसको देखें, हो सकता है दोनों ही लोन ना दें, फाइनेंसिंग ना करें, लेकिन दोनों में से ज्यादा दूर कौन भागेगा? वो तो लोन वाले भागेंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे सर ऑलरेडी आपको लोन दिया हुआ है। ऐसी कंपनी के लिए बेहतर होता है इक्विटी के जरिए फाइनेंस करें। फाइनेंस की एक थ्योरी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, जो ये बताती है कि ऑप्टिमम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए, किसी भी फर्म की फाइनेंसिंग में कितने % शेयर्स होना चाहिए और कितने % डेट होना चाहिए। उस थ्योरी का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है ना, वो ये कि दोनों ही चीजें एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। वो ऑप्टिमम लेवल किसी कंपनी में 40-60 है, किसी में 30-70, वो कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑप्टिमम। अगर सिर्फ इक्विटी है, वो भी आपके लिए
बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो इक्विटी प्रोवाइडर है वो एक तो रिस्क ज़्यादा है, वो हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, दूसरा इक्विटी पे जो डिविडेंड पे करते हैं आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। जबकि जो डिबेंचर है इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो है क्योंकि सिक्योर्ड होते हैं, रिस्क कम होता है, और दूसरे इसमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही होने चाहिए। आप डेट भी अगर ज़्यादा करते जाएंगे ना तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट रेट की, जो इन्वेस्टर की, वो भी ज़्यादा होती चाहिए। तो दोनों का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, डेट का भी और इक्विटी का भी। यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में इंडिकेट किया है कि डेट लेवल हाई है, तो इसका मतलब अब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में? इक्विटी सूटेबल ऑप्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा कंसेप्ट है इस्लामिक फाइनेंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको केस स्टडी के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में शेयर्स को, हमने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में डेट को। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइनेंसिंग अवेलेबल है आपके लिए। कह रहा है दो बड़े प्रिंसिपल्स है इस्लामिक फाइनेंसिंग में जिसका आपने ध्यान रखना है, जिसका कोई भी मोड ऑफ फाइनेंस हो सब में कॉमन है। क्या? पहली चीज, रिबा यानी इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी मोड ऑफ फाइनेंस जो आप पढ़ेंगे ना आगे, उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है वो आपका इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं। पहला सोल, ये क्लियर हुई बात। दूसरा सोल, स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड। स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग मना है, गैम्बलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जुआ वगैरह नहीं लगा सकते। अच्छा, अब जुए की ना एक पुरानी शक्ल होती है कि ये टीम मैच जीती तो इतने रुपए मैं दूंगा, वो चीज मैच जीती तो उतने। अब जुए की बहुत मॉडर्न शक्लें निकल चुकी है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी। अच्छा, अब इसमें ट्रेडिंग जुआ नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग नहीं, ये भाई कह रहे थे वो, और वो शेयर ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहे थे, वो बिटकॉइन की बात कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी की बात। तेरी मेहरबानी। क्रिप्टो करेंसी किस मुफ्ती ने कहा है कि हलाल? मुझे नहीं, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने भी सुना है ज्यादातर मुफ्तियान हजरात। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अपने वाले मौलवी की वीडियो सेंड कर देना। ठीक है, ये भाई भी अपने वाले मौलवी। चले छोड़े, इसके ऊपर बहस नहीं करते। बहरहाल नहीं, वो देखें, अगर है, अगर देखें कोई भी डीलिंग अगर हलाल है तो वो कर सकते हैं। अगर वो गैम्बलिंग में नहीं आती कर सकते, अगर गैम्बलिंग है तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये आर्गुमेंट कर ही नहीं रहे कि कौन सी एक्टिविटी गैम्बलिंग है कौन सी नहीं है, ये डिस्कस नहीं कर रहा मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूं कि गैर गैम्बलिंग है उसकी इजाजत नहीं है, अगर गैम्बलिंग नहीं है फिर उसकी इजाजत है। ठीक है, अच्छा, अब होते चले यार आगे एग्जांपल आती है तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये आपको वन बाय वन इस्लामिक फाइनेंसिंग के डिफरेंट टूल्स बताएगा, आपने इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहला है मुराबा फाइनेंसिंग। मुराबा फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को कहते हैं। मुराबा का मतलब होता है सेल करना। जैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है, इन भाईजान को पैसों की ज़रूरत है तो ये बैंक के पास आते हैं, कहते हैं मुझे लोन दीजिए। बैंक पूछता ज़रूर है लोन किस पर्पज़ के लिए चाहिए, ताकि पता चले लीगल है और जो बैंक की पॉलिसी है उसके मुताबिक है। बैंक इनको लोन दे देगा, अपनी ज़रूरत ये खुद पूरी करेंगे और बैंक को इंटरेस्ट देंगे। जैसे फर्ज कीजिए गर्मी आ रही है, उन्होंने कहा सर मैंने घर में एसी लगवाने हैं। बैंक ने कहा ठीक है, ये 5 लाख पकड़िए, कितने एसी लगवाने हैं, जो भी दूसरी चीज़ें, सोलर पैनल लगवाने हैं, एसी भी लगवाना है, सोलर पैनल भी लगवाना है। बैंक ने कहा ये ले 20 लाख। अब ये 20 लाख लेंगे और हर महीने इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट भी रीपे कर देंगे। ऐसा ही है, ये है ट्रेडिशनल बैंकिंग, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट है, ये इस्लामिक सिस्टम में अलाउड नहीं है। अब इस्लामिक सिस्टम ने इसका अल्टरनेट क्या निकाला है कि जिसमें इन भाईजान का मकसद भी पूरा हो जाए और उसमें इंटरेस्ट भी शामिल ना हो। वो क्या करता है, ये भाईजान बैंक के पास आते हैं, इस्लामिक बैंक के पास, बैंक वाला कहता है आपने पैसे क्या करने हैं, कहते हैं मैंने एसी लगाना है और सोलर पैनल खरीदने हैं, गर्मी आ रही है उसके लिए। बैंक कहता है अच्छा ऐसा करते हैं 20 लाख में मिलते हैं ना, 20 लाख में ये मैं खरीदता हूं, आप नहीं खरीदेंगे, मैं खरीदता हूं
और मैं खरीदने के बाद इसका मालिक बनूंगा, आपको बेचूंगा। यानी बैंक इस शक्ल में फाइनेंस प्रोवाइडर नहीं है, बैंक इस शक्ल में सेलर है, सेलर ऑफ द गुड। लेकिन सेल करते हुए आपको पता है प्राइस कोई भी चार्ज की जा सकती है। सेलर, हाँ, बैंक क्या करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर देता है। वो कहता है 20 लाख है लेकिन मैं 25 लाख में आपको बेचूंगा। बोले मंजूर है? ये भाईजान कहते हैं मंजूर है। तो बैंक का और इनका जो एग्रीमेंट होगा ना, वो सेल परचेज का होगा, फाइनेंस प्रोवाइड करने का नहीं होगा। और इसमें अहम चीज ये है कि अगर डिफॉल्ट किया इन्होंने तो उसके ऊपर प्राइस चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो सेल परचेज एग्रीमेंट होते हैं फिर कंटिंजेंट नहीं होते, एब्सोल्यूट होते हैं। ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल लोन के एग्रीमेंट में होता है कि अगर आपने ड्यू डेट पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें अब चूंकि अगर हमने अमाउंट ज्यादा की ना तो वो फिर इंटरेस्ट की डेफिनेशन में चला जाएगा। एक दफा मुराबा फाइनेंसिंग में आपने एक दफा प्राइस कंफर्म कर ली, सेट कर ली, उसके बाद आप उस प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, वरना वो सूद की शक्ल में चला जाएगा। इसीलिए एग्री ये तय ये पाता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया ना तो हम गुड की प्राइस तो सेम रखेंगे, लेकिन आप वादा करें कि आप किसी एनजीओ में 10,000 रुपये चंदा के तौर पे डिपॉजिट करवाएंगे, 10,000 रुपये चंदा के तौर पे किसी एनजीओ में, ताकि इनके ऊपर भी एक फाइनेंशियल बर्डन रहे कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया ना तो मुझे बैंक को तो पैसे नहीं देने, लेकिन क्योंकि वो प्राइस सेल प्राइस फिक्स रखनी है, लेकिन चंदा के तौर पे देने पड़ेंगे। तो ये डिफॉल्ट को अवॉइड करेंगे। ये है मुराबा फाइनेंसिंग। क्या कह रहा है? मुराबा मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। बैंक बाय सम प्रोडक्ट, वो कोई भी हो सकती है, होम, कार, बिजनेस सप्लाईज वगैरह, एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सेल इट टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस प्राइस which is known to parties and remain fixed throughout the contract। समझ रहे? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जितने का बैंक ने खरीदा वो प्लस बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेता है। तो इसका मतलब है जो परचेज प्राइस में और सेल प्राइस में फर्क होगा वो प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट है? प्रॉफिट है। जबकि ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। कस्टमर मेक्स पेमेंट ऑन डेफर्ड बेसिस। कस्टमर फिर आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट जो भी एग्रीड प्लान है उसके मुताबिक पेमेंट करता है। इसके कुछ असूल हैं, बेसिक फीचर। सबसे पहला, प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। प्रोडक्ट जिसकी सेल परचेज हो रही है वो कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अगर वैल्यूएबल ना हो, प्रोडक्ट अगर वैल्यूएबल ना हो तो वो स्पेकुलेशन की तरफ चली जाती है। स्पेकुलेशन फ्रॉड, जैसे बाज़ औक़ात होगा, आपने देखा होगा फॉर्म वाले फ्रॉड, कभी आपने सुना है? फॉर्म फिल करके अगले 5 लोगों को मेंबर बनाइए, फिर आगे वो आगे 5 लोगों को मेंबर बनाएंगे, आपको पैसे आते जाएंगे। इसमें जो फॉर्म होता है ना, जो बेसिकली आगे ट्रांसफर किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वो जो पैसे आ रहे होते हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहे होते हैं कि आगे फर्दर मेंबर बनना है, वो मेंबरशिप फीस है फॉर्म की। इनफैक्ट कुछ भी नहीं होता, वो एक तरह का फ्रॉड है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो यहाँ पे इसमें इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए कि एक यूजलेस चीज है उसको आप किसी को ट्रांसफर कर दे और उसके बदले में पैसे ले। वो बेसिकली फिर सेल परचेज की शक्ल नहीं तैयार करे, क्योंकि सेल परचेज के लिए जरूरी है कि कोई प्रोडक्ट हो जिसकी सेल परचेज हो रही है और वो प्रोडक्ट कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो। वैल्यूएबल प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। याद रखिए, इस्लाम में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाई प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट मना है लेकिन प्रॉफिट मना नहीं है। प्रॉफिट आप हाई भी चार्ज कर, प्रोवाइडेड कि आप किसी का गलत फायदा ना या जखीरा अंदोजी वगैरह ना कर रहे हो। तो पहला फीचर क्या है मुराबा का? जिस प्रोडक्ट की सेल परचेज हो रही है वो इन इटसेल्फ सम वैल्यूएबल हो। सिर्फ पीस ऑफ पेपर के बेस पे, सिर्फ पीस ऑफ पेपर के बेस पे पैसे रिसीव या पे ना हो रहे हो, वो फिर लोन की या स्पेकुलेशन की शक्ल तैयार कर लेता है। प्रोडक्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उस वक्त एग्जिस्ट करना जरूरी है। सिंपल रूल है, आप वो चीज बेच नहीं सकते जो चीज आपके पास नहीं है। सिंपल रूल जी, हाँ, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए मैं किसान हूं, मैं इनके साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि जी मेरी जो आइंदा 6 महीने बाद फसल आएगी वो मैं सारी की सारी आपको 50 रुपए यूनिट के लिहाज से बेचता हूं। अब ये एग्रीमेंट, अब ये आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? फ्यूचर आपके पास वो है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब पता नहीं वो होगी प्रोडक्शन, नहीं होगी, कितनी होगी, वगैरह वगैरह। ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट मस्ट बी
इन एग्जिस्टेंस कब? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट मस्ट बी इन ओनरशिप ऑफ सेलर। अब यही नहीं कि सेलर ये कहे कि जी अभी हमारा दूसरा डीलर है, गाड़ियां उसके पास हैं, मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा, पहले आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें फिर मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा। नहीं, जिस वक्त एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी कर, जहां पे देखिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो किसी दूसरे की ओनरशिप में है। जो गाड़ी बैंक ने कस्टमर को बेचनी है वो गाड़ी बन चुकी है, डीलर के शोरूम में खड़ी है, लेकिन बैंक ने भी नहीं खरीदी। बैंक उसको बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। जो चीज आपकी ओनरशिप में नहीं वो आगे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। प्रोडक्ट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सेल, ओनरशिप भी हो पोजेशन भी हो। प्राइस एंड ड्यू डेट मस्ट बी सर्टन, क्योंकि अगर सर्टन नहीं होगी ना, आप उसमें कोई कंटिंजेंट अमाउंट डिसाइड करेंगे कि अगर ये हो गया तो प्राइस ये होगी, ये हो गया तो प्राइस ये होगी, उसकी इजाजत नहीं होती। प्राइस सर्टन होनी चाहिए। अगर प्राइस बाद में आपने चेंज कर दी ना तो वो ऐसा हो जाता है जैसे आप प्राइस के ऊपर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सूद बन जाएगा। और लास्ट, एग्रीमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड सर्टन, इट शुड नॉट बी कंटिंजेंट और कंडीशनल ऑन एनीथिंग। किसी भी चीज के ऊपर कंडीशन या कंटीजेंट ना हो। जैसे कंडीशन या कंटीजेंट की एक एग्जांपल, वो वैसे सेल परचेज के हवाले से तो नहीं है लेकिन फाइनेंस लीज के हवाले से, फाइनेंस लीज अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना आप, उसमें एंड में जो पर सेल होती है वो कंटीजेंट होती है कि आपने पूरा ओवर द लाइफ उस एसेट को इस्तेमाल किया, एंड में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। ऑप्शन उसी को मिलेगी जो वो लीज पे जिसने एसेट लिया है। यानी यूं कह लीजिए कि उसमें जो लीज का टर्म, लीज की ट्रांजैक्शन और एंड पे सेल की ट्रांजैक्शन है, ये डिपेंडेंट है, दोनों इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको लाइक पसंद नहीं किया जाता। एग्रीमेंट जो है एब्सोल्यूट सर्टन होना चाहिए, इसमें कोई भी कंटीजेंट या कंडीशनल चीज नहीं, इफ दिस इफ दैट ये नहीं होना चाहिए। ये है मुराबा के फीचर्स। ये कुछ समझ आए? तो मुराबा का मतलब क्या है, इसको अंडरलाइन कर लें, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। एक इसमें सिक्योरिटीज वगैरह जो है ना, ये सेल एग्रीमेंट है सिंपल, ठीक है, ये सेल है, ये लोन वाला केस नहीं है। इजारा, इजारा में क्या कह रहा है, इजारा मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट। ये सेल का एग्रीमेंट है, ये रेंट का एग्रीमेंट है। The bank buys the asset which customer wants to lease, या कस्टमर उसे यूज करना चाहता है, and then leases to customer। इजारा में बैंक लीज पे वो एसेट देगा, जबकि रेंट आउट करेगा, जबकि मुराबा में क्या किया था, सेल आउट किया था उसको। ये फर्क है मुराबा में और इजारा में। इजारा में रेंट पे देगा टू कस्टमर फॉर एग्रीड टाइम पीरियड अगेंस्ट पीरियोडिकली रेंटल पेमेंट। क्लियर? ये हमारा हो गया इजारा फाइनेंसिंग। इजारा के बारे में हमें मजीद क्या बता रहा है, बेसिक फीचर्स ऑफ इजारा, ये जरा समझिए। और आपने मुझे बताना है कि इजारा आपकी जो कन्वेंशनल लीज की दो टाइप्स हैं, ये किस टाइप से मैच करता है। दो टाइप्स है ना कन्वेंशनल लीज की, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग लीज में तो एक ही ट्रांजैक्शन होती है रेंट आउट की, फाइनेंस लीज में दो ट्रांजैक्शन होती है, रेंट आउट करने की ट्रांजैक्शन अलग, सेल आउट करने की ट्रांजैक्शन अलग। तो अब आपने खुद मुझे बताना है मेन कंसेप्ट जो इसमें से आपने पूछूंगा फीचर्स पढ़ने के बाद, कि आपके ख्याल में ये लीज फाइनेंस लीज है, ये इजारा फाइनेंस लीज के इक्विवेलेंट है या ऑपरेटिंग लीज के इक्विवेलेंट है। कह रहा है लेसर रिमेन्स द ओनर ऑफ एसेट, एसेट इज रिटर्न टू द लेसर एट एंड ऑफ टर्म। लेसर को एंड में, हाँ ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज में क्या होता है, फाइनेंस में तो लेसी बाय कर लेता है। रिस्क एंड रिवार्ड्स रिमेन विद लेसर, जो लेसर है रिस्क एंड रिवार्ड उसके, यानी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसने करानी है, उसको कोई नुकसान पहुंचता है, नुकसान किसका होगा, लेसर का, लेसी का तो नहीं होगा। तो कौन सी लीज, ऑपरेटिंग लीज। क्योंकि अगर उसको ट्रांसफर करना है ना, सेल करना है, तो फिर आपको अभी एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेल का।
सेल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने लीज टर्म के एंड पे इसको ट्रांसफर करना है तो फिर वो सेल का एग्रीमेंट एंड पे अलग से होगा, दोनों एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे। लीज एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट होगा, सेल है, क्योंकि सेल वाले में हमने पढ़ लिया है कि वो कंटिंजेंट या डिपेंडेंट या कंडीशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां पे पहले आपने लीज टर्म रख लिया और उसी एग्रीमेंट के अंदर एंड पे आपने सेल की ऑप्शन भी दे दी, तो सेल की ऑप्शन बेसिकली डिपेंडेंट है, कंडीशनल है ओवर लीज टर्म। और कंडीशनल सेल को लॉ जो इस्लामिक प्रिंसिपल में उसने उसको कह दिया कि आप ना करें। फिर रेंट एंड सेल एग्रीमेंट्स बोथ शुड बी सेपरेट एंड नॉन कंडीशनल, ये वही बात कर रहा है। फाइनेंस लीज में रेंट एग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट इकट्ठे सिंगल होता है, यहां पे क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सेपरेट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड ओनली विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये ना हो कि सिर्फ लेसर। अब ये मुझे पता नहीं क्या फाइनेंस लीज में ऐसे होता है कि सिर्फ लेसर अपनी मर्जी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, कि उसमें भी म्यूचुअल कंसेंट होती है, उसमें भी म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट कर सकते हैं। चले, तो ये भी म्यूचुअल कंसेंट से ही टर्मिनेट किया जा सकता है। क्लियर? तो दो फाइनेंसिंग के, यानी उसने हमें सिखाया क्या कि अगर आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग में जाना है, कोई एसेट बाय करना है तो बैंक से पैसे ना लीजिए, एसेट बैंक को बाय करवाइए और फिर वो एसेट आप बैंक से खुद ले लीजिए। आपने कोई घर खरीदना है, पहले घर बैंक खरीदेगा, फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता सेल करता रहेगा। मुशारका, मुशारका क्या है? शराकतदारी, पार्टनरशिप। मुशारका क्या है? पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप जो एक्ट है ना, कैफ 4 में आपने पढ़ा होगा, वो मुशारका और दूसरा है मुदारबा, इन दोनों को ही सिंपल पार्टनरशिप ट्रीट करता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर कैपिटल लेके आए और एक ना लेके आए, और वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर बिजनेस को मैनेज करें, कुछ ना करें। तो ये भी हो सकता है कि सारे बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के अंदर ही उसने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर दिया। यहाँ पे जो मुशारका टाइप अलग है, मुदारबा टाइप अलग है। आइए जरा देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। कह रहा है मुशारका रूटीन नेचर की पार्टनरशिप है। मुशारका जो है ये रूटीन नेचर की पार्टनरशिप है, जिसमें दोनों पार्टीज बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करते। फर्ज कीजिए दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी करेंगे, बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। अच्छा, एक असूल सुन लीजिए जो मुशारका में और इसमें मुदारबा में कॉमन है। लॉस होगा ना, यानी पैसा उड़ेगा जब, तो जिसने पैसा लगाया है उसका उड़ेगा। जिसने पैसा नहीं लगाया, जिसका पैसा ही नहीं है, उसका नुकसान भी नहीं। और जिसका ज्यादा पैसा है उसका नुकसान ज्यादा। प्रॉफिट जिस मर्जी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, लॉस का असूल क्या है? जिसका कैपिटल है उसका लॉस है, और जिसका कैपिटल ज्यादा उसका लॉस भी ज्यादा। ये असूल ध्यान में रखिएगा। मुशारका में कह रहे हैं काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर 2 or more parties contribute capital to a business and divide the net profit or loss। यानी दो पार्टीज हैं, दोनों बिजनेस में पैसे भी इन्वेस्ट करती हैं और दोनों बिजनेस में कंट्रीब्यूट भी करती हैं, काम भी करते हैं। दोनों एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर समझते हैं ना? दोनों एक्टिव पार्टनर्स भी हैं और उन दोनों ने कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट होगा। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? लॉ क्या कहता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्रीड रेशियो में, लेकिन लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा कंट्रीब्यूशन में, जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा। इसका मतलब है प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, लॉस की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। प्रॉफिट एग्रीड रेशियो, लॉस कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। Next, profit is divided in predetermined ratio and loss is divided in ratio of capital contribution। मुदारबा, मुदारबा में क्या होता है? मुदारबा और मुराबा ये डिफरेंट है। मुराबा क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और मुदारबा क्या है? ये पार्टनरशिप की टाइप है। कह रहा है मुदारबा इज ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर वन पार्टनर प्रोवाइड्स कैपिटल, जिसे कहते हैं रबुल माल, एंड अदर पार्टनर प्रोवाइड इज एक्सपर्टीज एंड मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं मुदारिब। एक बंदे का पैसा, दूसरे की सर्विसेज। ठीक है, दूसरे की विजन क्या हो रही है? तीसरी दफा हो गया। केवल का मसला क्या है? कंट्रीब्यूट कर रही हैं और बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिल्कुल वही मैनेज कर रहे हैं। और जब एक पार्टी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे और एक बिजनेस को मैनेज करे, मुदारबा। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे क्या कहते हैं? रबुल माल, के माल उसका है, मालिक उसका, माल का मालिक वो है। और जो एक्सपर्टीज और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो मुदारिब, उसके हवाले किए गए पैसे। ठीक, अब इसमें भी अगेन जो प्रॉफिट होगा एग्रीड रेशो, और जो लॉस होगा सारे का सारा एक ही बंदा बेयर करेगा लॉस। कौन? जिसका कैपिटल है। और देखें ये ज्यादा फेयर लग रहा है, क्योंकि जिसने एफर्ट्स इन्वेस्ट की थी उसकी एफर्ट्स आया, और जिसने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो पैसे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुदारबा। मुदारबा के अनरिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। अनरिस्ट्रिक्टिव में क्या कहा जाता है? अनरिस्ट्रिक्टिव में रब्बुल माल बताता है मुदारिब को, ए भाई तू जो करना चाहता है कर, जो लेकिन हलाल कैटेगरीज के अंदर, हलाल एक्टिविटीज के अंदर जो बिजनेस करना चाहते हैं आप करें। टेक्सटाइल का करना है टेक्सटाइल का करें, केमिकल का करना है केमिकल का करें, जो आपका दिल करता है। यह है अनरिस्ट्रिक्टिव, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन याद रखें अनरिस्ट्रिक्टिव की भी एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मोबाइल कंपनी बात को अनलिमिटेड पैकेज देती है ना, तो उसके नीचे उसकी भी लिमिट होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो अनरिस्ट्रिक्टिव अगर मुदारबा है ना, इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या? कि जिन एक्टिविटीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता वो नहीं की जाएगी, बाकी हलाल एक्टिविटीज में से जो करना है कर लो। वर्किंग पार्टनर यानी जो इन्वॉल्व है बिजनेस को मैनेज करने में, इज फ्री टू मेक एनी लॉफुल इन्वेस्टमेंट। अगर वो अनलॉफुल इन्वेस्टमेंट करेगा तो नुकसान का खुद जिम्मेदार है। वर्किंग कैपिटल वर्किंग पार्टनर अमूमी तौर पे नुकसान का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी तो एक्सपर्टीज है, सिर्फ जिसका कैपिटल लॉस उसका है। लेकिन अगर वो ऐसी एक्टिविटीज जो कि इजाजत नहीं है, अनलॉफुल है, इलीगल है, उनकी फिर जिम्मेदारी किस पे होगी? वो खुद जिम्मेदार होगा लॉस का। जैसे होता था ना वो अगर कोई पार्टनर कैफ 4 में बिजनेस में अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद है। तो अगर वो हलाल जो लीगल एक्टिविटीज के अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज करे, नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार? खुद। और रेस्ट्रिक्टिव क्या है? कि जो अलाउड बिजनेस है ना इस्लाम में या लॉ में, उसमें से भी स्पेसिफाई कर दिया जाए कि हम सिर्फ ये 1 या 2 करें। हम सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में, हम मोबाइल सेक्टर में सिर्फ एक बिजनेस करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं करेंगे। तो हालांकि अगर आप मोबाइल सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो शुगर प्रोड्यूस करना पाकिस्तान में लॉफुल है, लेकिन ये पार्टनर नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? रिस्ट्रिक्शन लगा दे। इन्वेस्टर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एंड वर्किंग पार्टनर कैन नॉट गो बियॉन्ड स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट के अंदर रह के काम करेगा। इफ अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर होल लॉस। अगेन सेम कांसेप्ट। रिस्ट्रिक्टिव और अनरिस्ट्रिक्टिव में फर्क समझ आया आपको? अनरिस्ट्रिक्टिव में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जो लॉफुल है, और रिस्ट्रिक्टिव में सिर्फ वही लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं जो स्पेसिफाई कर दिया गया है। क्लियर जी? ये थे हमारा। चलें आज थोड़ा कल कितनी देर की, कल ड्यूरेशन कितनी हुई थी लेक्चर की? ज्यादा, पूरा रेगुलर लेक्चर था। चलिए आज फिर थोड़ा आपको जल्दी छुट्टी दे देते हैं। ये असाइनमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की कीजिएगा। अच्छा मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया आपको सारा? इस्लामिक फाइनेंसिंग ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, चलते चलते, ताकि कल ना सिर्फ एक वही पढ़े हम,
जो सोर्सेज है। फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ सोर्स, कि अगर आपने कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना है, जनरली कोई भी, तो कौन से फैक्टर्स आपको सामने रखने चाहिए। अच्छा, ये कंसेप्ट है। पहले तो मुझे बताइए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 का जो कंसेप्ट है इसमें और एक मिलता जुलता कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, हाँ जी, डेट और इक्विटी के बारे में, वो किधर था? ये डेट के अंदर एक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट। क्या कह रहा है? यानी बहुत सी डेट की ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप आधा डिसीजन कर चुके हैं कि हमने डेट को सिलेक्ट करना है। डेट में से आगे क्या चीज सेलेक्ट करनी है वो आपको बता रहा है, सिक्योरिटी वगैरह क्या होगी। अब ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है, हाँ, इसमें आप क्या सीख रहे हैं? फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ डेट नहीं, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कोई भी फाइनेंस, वो चाहे डेट भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकते हैं। किन किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए? सिंपल है ये। अमाउंट रिक्वायर्ड, स्मॉल अमाउंट के लार्ज अमाउंट। कह रहे हैं लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड है, शेयर कैपिटल की तरफ जाओ। स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड है, बैंक लोन की तरफ चले जाओ। ऐसा ही है, शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह इशू करके लार्ज अमाउंट आप कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से या इन्वेस्टर से। पहली चीज अमाउंट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ कॉस्ट कैपिटल कंपोनेंट्स होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अकाउंटिंग में लफ्ज कैपिटल से मुराद शेयर्स है, फाइनेंस में कैपिटल से मुराद हर लायबिलिटी है, हर कंपोनेंट। कैपिटल से मुराद शेयर कैपिटल भी है, कैपिटल से मुराद डेट कैपिटल भी है। डेट को भी फाइनेंस में कैपिटल में ही गिना चाहिए। हर वो रुपया जो आपके बिजनेस को चलने में हेल्प करे वो कैपिटल है। वो शेयर भी है, वो डेट भी है, अगली बात सुने, वो बैंक लोन भी है, बैंक लोन भी है, वो भी कैपिटल में आएगा। है ना मजे की बात? यानी फाइनेंस में कैपिटल की डेफिनेशन में शेयर्स भी है, डेट भी है। शेयर्स में हर तरह के शेयर आ गए, ऑर्डिनरी भी आ गए, प्रेफरेंस भी आ गए। डेट में हर तरह का डेट आ गया, डिबेंचर्स भी आ गए, बैंक लोन भी आ गया। इससे भी आगे जी बात बताऊं, अभी जी बात क्या बताई? बैंक लोन भी फाइनेंस में कैपिटल में शामिल है, क्रेडिटर्स भी कैपिटल में शामिल है। कैसे? क्रेडिटर कैसे शामिल है? क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल है। क्या वर्किंग कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर को इंक्लूड करते हैं? असल में आप वो लेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसका लेस करना इस बात का सबूत है कि वो भी उसका एक हिस्सा है, वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, उसके फार्मूले में इंक्लूड होता है उसे। लेकिन हम नॉर्मल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो भी कैपिटल। इस फाइनेंस में आपकी पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड कैपिटल ही है। बहरहाल हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे ना, गैस कीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें क्या हम शेयर्स को पढ़ेंगे, शेयर की कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर कैलकुलेट करना सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। बाकी तीनों सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं सीखेंगे। क्रेडिटर को कहां सीखेंगे? फिर एक अलग चैप्टर है वर्किंग कैपिटल, ये उस वाले कैपिटल में आएगा, क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है आपने कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस उठाना है भाई, जिसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है, जिसकी कॉस्ट कम है वही सेलेक्ट करेंगे। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उसने मगज आपके सामने रख दिया। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने यही करना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, और जिसकी कॉस्ट कम हो उस केस में क्या करता है, आपको 2 या 3 ऑप्शन दे देता है, कहता है बताओ कौन से वाला सोर्स से पैसे इकट्ठे करोगे। हमने कैसे डिसीजन करना होता है? सोर्स 1 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सोर्स 2 की कैलकुलेट करनी है, सोर्स 3 की कैलकुलेट करनी है, और फिर
जिसकी कॉस्ट सबसे कम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको स्टैटिक मार्क कर ले, ये एक मेन कंसेप्ट होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। ड्यूरेशन कितने अरसे के लिए चाहिए? थोड़े अरसे के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज बेटर। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज बेटर। वर्किंग कैपिटल रनिंग एक्सपेंसेस के लिए, नई फैक्ट्री लगानी है, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म, ईद आ रही है, सीजन ज्यादा है, कुछ अपनी दुकान पे माल ज्यादा रख लेते हैं, ज्यादा बिकेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस बेहतर है। कैसे? इक्विटी, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू पे डिविडेंड ईच ईयर। केस ऑफ डेट, इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा। कह रहा है जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो ना वो बेहतर है। फ्लेक्सिबिलिटी से आपके ऊपर लाजिम नहीं हो जाता कि आपने हर साल रिटर्न पे करना। इक्विटी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इंटरेस्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल है? उसमें दो फायदे हैं। नंबर 1, वापस भी नहीं करना। नंबर 2, हर साल डिविडेंड देना भी लाजमी नहीं है। और जो डेट है वापस भी करना है ड्यू डेट पे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और इंटरेस्ट भी हर महीने या क्वार्टरली पे करना है। तो कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है? तो आपके लिए बेहतर कौन सा है? फ्लेक्सिबल के नॉट फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल बेहतर है, इक्विटी। लेकिन बदले में जो इक्विटी होल्डर है वो कॉस्ट भी ज्यादा डिमांड करता है। इक्विटी होल्डर क्यों ज्यादा कॉस्ट डिमांड करता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट नॉर्मली। क्यों? इसमें रिस्क ज्यादा है। रीपेमेंट, company should carefully project future cash flow to ensure it is able to pay debt या redeemable securities on time। यानी जो सिक्योरिटी आपने अगर कोई डेट की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपने ये प्लान कर लेना है कि डेट को जब रीपे करना है तो हर साल पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। कुछ डेट होते हैं कि सारे का सारा ही 5 साल बाद पे करना है। कुछ डेट होते हैं हर साल या हर क्वार्टरली पेमेंट करनी है। तो आपको हर क्वार्टर में बजट बनाते हुए उसके पेमेंट को इंक्लूड करना है। जब हम एक बजटिंग का चैप्टर कर रहे होंगे ना, उसमें 2 तरह के बजट होते हैं, एक प्रॉफिट लॉस का बजट, एक कैश बजट। प्रॉफिट लॉस का बजट और कैश बजट। चलिए थोड़ी सी बात जरा आज टाइम में उसकी भी कर लेते हैं। अच्छा सिर्फ मुझे इतना बता दे, छोटा सा कंसेप्ट, दोनों में से कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल? प्रॉफिट लॉस का बजट के कैश बजट? कैश बजट आसान है। प्रॉफिट लॉस वाले में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बहरहाल टेक्निक अगर आती हो ना तो दोनों कर सकते। और दूसरी चीज ये, प्रॉफिट लॉस अमूमन 1 ही साल का होता है, कैश बजट अमूमन वो 3-4 महीनों का बनवाता है। तो जब जो क्वेश्चन याद रखें हमेशा, जो क्वेश्चन लेंथी होगा ना वो क्वेश्चन हमेशा आसान होगा। पूरी समझ ले, सारी काउंटिंग का बता रहा हूँ, जनरल रूल है, एक्सेप्शंस हो सकता है। लेंथी होगा और जो छोटा होगा क्वेश्चन उसमें कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। तो वहां पे आप सीखेंगे बजटिंग कैश फ्लो में कि लोन लिया है, हर 3 महीने के बाद वापस करना है या हर महीने वापस करना है, तो हर महीने की कैश पेमेंट में एक कॉलम लोन का भी बनाना होगा, ये आपने हर महीने पे करना है। जो यही कह रहा है रीपेमेंट का भी प्लान करो। देखो आपका सफिशिएंट इतना कैश फ्लो होता है कि आप रीपे कर सको हर महीने या हर क्वार्टर, जो भी टर्म है। और इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट करो, लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। तो आपने डेट और इक्विटी का बैलेंस बना के रखना है। अगर डेट बहुत ज्यादा हो गया, इक्विटी कम, जैसे वो प्रीवियस एक क्वेश्चन में उसने कहा था हाई डेट है, तो एज अकाउंटेंट आपको खुद पता है जो इन्वेस्टर है ना वो दूर भागेगा, अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। ठीक है, तो बैलेंस रखना है ऑप्टिमल। ये बैलेंस रखने की एक पूरी थ्योरी है, इसे क्या कहते हैं? MM कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये थ्योरी का नाम था, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं बार। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं। अहम चीज, कौन सा डेट कंसीडर करना है इसके फैक्टर डिफरेंट है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर करना है इसके फैक्टर डिफरेंट है, ये कंसेप्ट डिफरेंट है। उसमें सिर्फ वो डेट की डिस्कशन कर रहा था हर फैक्टर में,
यहाँ पे जो डिस्कशन है वो डेट की भी हो रही है, इक्विटी की भी हो रही है। हेडिंग समझ आ रही है? फैक्टर को मिक्स ना कीजिएगा। चलिए जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। रीपेमेंट कह रहा है कि आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हुए ये भी देखते हैं कि आप उसको रीपे करने के काबिल हैं। अगर आपके पास इतने सफिशिएंट कैश फ्लोज हैं कि आप हर महीने या हर क्वार्टरली रीपे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट, तो डेट की तरफ जाएं। और अगर हर महीने पे नहीं कर सकते, आपके पास इतना नहीं है इनफ्लोज, तो फिर क्या करें? इक्विटी की तरफ जाएं, क्योंकि वो आपको हर महीने या हर क्वार्टरली पे नहीं करना पड़ेगा। उस सूरत में वो बेहतर है। कंप्लीट हो गया? चलिए बस ठीक है। तो अब भाई ऐसा कीजिए कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 को भी इंक्लूड कर लेना है आज के प्लान में, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।